नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या के पार्ट में हम चर्चा कर रहे थे। दो जनसंख्या पार्ट वितरण वगैरह के बारे में, घनत्व के बारे में हमने पढ़ा। जनांगीय संक्रमण के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। जनांगीय संक्रमण क्या है? जब कोई समाज उन्नति करके, जब कोई समाज इसका जनांगीय संक्रमण है, इसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए इसका अध्ययन करते हैं हम। जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय, खेती से औद्योगिक और शिक्षित से शिक्षित होती है, यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, उसे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। तो उसकी अवस्थाएं रहेगी थी। जनांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई गई अपनी किताब में। पहली उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। पहली अवस्था में क्या था कि सभी देश 200 वर्ष पूर्व है, टेक्नोलॉजी का उनके पास जरिया था नहीं, सभी देश पुरानी परंपराओं से गुजर रहे थे। 200 वर्ष पूर्व जितने लोग जन्मते उतने ही मर जाते, यानी जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी और महामारी के कारण लोग मर जाते थे। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, यानी उच्च जन्म दर उसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनमें मरना थोड़ा गिरावट कम हो गया। यानी धीरे धीरे लोग समझने लगे, लोगों को बचाया जाने लगा, थोड़ा थोड़ा शिक्षा और चिकित्सा का प्रसार होने लगा, जिससे मृत्यु दर में क्या हुई? गिरावट आई। तीसरी अवस्था की हम बात करें, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। जनसंख्या उसी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन लोग इसमें भी लोग अंधविश्वासी थे और मृत्यु दर मध्यम मृत्यु, धीरे धीरे मृत्यु दर क्या होने लगी? कमी होने लगी। जनसंख्या का आंकड़ा ऊपर पहुंचने लगा, क्योंकि मर लोग कम रहे थे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने लगा और लोगों को बचाया जाने लगा। चौथी अवस्था की हम बात करें, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चौथी अवस्था में क्या हुआ? मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें क्या जन्मने लोग क्या हो गए? धीरे धीरे कम हो गए, जनसंख्या धीरे धीरे कम होंगे, लोग जागरूक होंगे, शिक्षित हो गए, परिवार के महत्व को समझने लगे, बेरोजगारी इनको समझने लगे, और निम्न मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई, लोग मरना कम हो गए। ये लोग पहले ज्यादा जनसंख्या होती क्यों? सोचते थे मर जाएंगे, ये अकाल से मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा, ऐसे इसकी बीमारी हो जाएगी, तो 4 है तो इसमें 2 तो बचेंगे, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन वर्तमान में मरना बंद हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं ने बहुत सारी तरक्की कर ली है। 5वां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें से जापान वगैरह ये देश इससे गुजर रहे हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या स्थिर रहती है, जितने लोग जन्मते हैं उतने ही मर जाते हैं, लगभग जनसंख्या रहती है, स्थिर रहती है। तो यह है जनांगीय संक्रमण की अवस्थाएं। अब बात करते हैं आगे जनसंख्या महासमूह। महासमूह किसे कहते हैं? जनसंख्या का एक ऐसा विशाल भूभाग जहां पर अत्यधिक मात्रा में, भौगोलिक भूभाग जहां पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, उसे जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। विशाल मात्रा में जनसंख्या निवास करे, विशाल मात्रा में क्या करे? जनसंख्या निवास करे, उसे जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। जनसंख्या महासमूह को 4 भागों में बांटा गया। पहला है एशियाई जनसमूह, एशिया महाद्वीप समूह। एशियाई जनसमूह है, ये विशालतम जनसमूह है। एशियाई जो जनसमूह है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है एशिया जनसमूह में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 60% जनसंख्या, विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो यहाँ पर इसका विस्तार से पाकिस्तान से लेकर चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया है, ये सभी एशियाई जनसमूह में आता है। यहाँ पर जनसंख्या भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस पूरे प्रदेश को मानसून जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात भी अच्छी मात्रा में होती है, कृषि कार्य भी सर्वाधिक मात्रा में कहा जाता होता है, किया जाता है। इस कारण से एशियाई जनसमूह भी कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरी एशिया, इसमें चीन है, जापान और कोरिया को शामिल, पूरी एशिया में चीन, जापान और कोरिया को शामिल किया गया है। एशिया इधर मानचित्र है, पूर्व की बात में चीन वगैरह इधर ही है, चीन जापान भारत इधर ही है, तो इसे चीन जापान कोरिया को बांटा गया है। अगर दक्षिणी पूर्व एशिया की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, और दक्षिण एशिया की बात करें दक्षिण एशिया में तो भारत आ गए, पाकिस्तान आ गए, नेपाल आ गए, भूटान आ गए, ये आते हैं दक्षिणी एशिया में। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। इसे मानसूनी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अगर दूसरी बात करें 2 नंबर पर, तो दूसरा महामानव समूह यूरोपीय जनसमूह है। यूरोपीय जनसमूह ये दूसरा बड़ा जनसमूह है। यहाँ पर जो जनसंख्या वो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह की हम बात करें तो यूरोपीय जनसमूह में 40 से 60 डिग्री
40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर 45 डिग्री से लेकर 45 से 55 डिग्री 45 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोयला पेटी पाई जाती है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में आती है। एशिया महाद्वीप की बात, एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य सर्वाधिक मात्रा में, इस कारण यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जबकि यूरोपीय जनसमूह की बात करें तो यहाँ पर कोयला पेटी है, यहाँ पर खनिज सर्वाधिक मात्रा में निकल जाते हैं, इस कारण यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर लगातार लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आते जाते हैं। तो यहाँ पर 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य और 45 से लेकर 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। तीसरी बात करें अमेरिकी जनसमूह, तो अमेरिकी जनसमूह नवीनतम जनसमूह है, यहाँ पर नवीनतम जनसमूह है। और यहाँ पर 80 से लेकर 100 डिग्री देशांतर के मध्य जनसंख्या निवास करती है और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भी सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। यानी कि ये नवीनतम जनसमूह है, इस कारण यहाँ पर 75% जनसंख्या 75% जनसंख्या क्या करती है? नगरों में निवास करती है। अमेरिकी जनसमूह में 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या लगभग स्थिर है, यहाँ पे बाहर से प्रवासियों को लगभग अनुमति कम दी जाती है। यहाँ पर जनसंख्या क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक कम पाई जाती है, नहीं सर्वाधिक न होकर कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित जनसमूह है। यहाँ पर 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अशिक्षित नगरीय जनसमूह बोले तो अमेरिकी जनसमूह क्या है? एक नगरीय जनसमूह कहा जाता है। अफ्रीकी जनसमूह लास्ट है। तो अफ्रीकी जनसमूह में 81.8 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 14 जनसमूह अफ्रीकी जनसमूह है। ये जनसंख्या यहाँ पर 30% भूभाग पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे नील जामिया नदियां पाई जाती है, इस कारण यहाँ पे कृषि मात्राएं थोड़ी बहुत की जाती है। यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। 14 जनसमूह है। अफ्रीकी जनसमूह सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीकी जनसमूह नील जाम्बिया ये नदियां यहाँ पर निकलती है। तो जनसमूह को 4 भागों में बांटा गया है। एशियाई जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये जनसमूह का प्रश्न पूरा हुआ। आगे हम देखते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण। तो विश्व जनसंख्या वितरण में विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। वितरण की दृष्टि से जनसंख्या के मामले में विश्व को 4 भाग, वितरण यानी फैलाव की दृष्टि से, भूपृष्ठ, वितरण का मतलब भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, यानी भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है, असमान वितरण से निवास करती है। यानी जहां पर जैसे लोसल में जितनी जनसंख्या उतनी सीकर में नहीं है, जितनी राजस्थान में है उतनी गोवा में नहीं है, कम वहां पर जनसंख्या है, सिक्किम में नहीं है। तो वो क्या है? जनसंख्या वितरण क्या है? असमान है, फैलाव। वितरण का मतलब फैलाव, जनसंख्या की भूपृष्ठ पर, इस भूमि पर किस प्रकार से फैली हुई है। तो इसकी दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सघन जनसंख्या। सघन का मतलब यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। सघन जनसंख्या का मतलब है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। सघन जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर कृषि कार्य भी सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इस कारण इसमें नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भारत ये आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या करती है, अधिक मात्रा में निवास करती है। यहाँ पर 1779 में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1779 में क्या हुआ? 1779 में अमेरिका में क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योगों की स्थापना 1779 में अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में होने लगी। तो यहाँ पर जनसंख्या दबाव बढ़ने लगा। तो ये भी क्या? संघन जनसंख्या होती है। इस संघन प्रदेश जनसंख्या किस कारण बढ़ी? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या भंडार होने लगा और जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बढ़ने लगी, जनसंख्या विस्तार होने लगा। दूसरा बात करते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश। सामान्य यानी लिमिटेड, न ज्यादा न कम। सामान्य जनसंख्या प्रदेश की बात, एक ऐसे भौगोलिक प्रदेश जहां पे सामान्य जनसंख्या प्रदेश पाए, तो सामान्य प्रदेश ऐसे भौगोलिक प्रदेश जहां पर जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, न अधिक न कम, उसे बोलते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश। यहाँ ये जो सामान्य जनसंख्या प्रदेश है ये मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पे की जो परिस्थितियां है वो मनुष्य के लिए प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? यहाँ पर एक तो ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें निकली है और अफ्रीका के जो एंडीज पर्वत है यहाँ पे तांबा निकला है। यानी अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर, अफ्रीका के जो एंडीज पर्वत है यहाँ पे क्या निकला है? तांबा। अफ्रीका के एंडीज पर्वत पे क्या निकला? तांबा। और ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खानें हैं,
तो यहाँ पे स्वर्ण की जो स्वर्ण निकली है, सोने की मुद्राएं निकली है, सोना निकला है, इस कारण यहाँ पे जनसंख्या पाए थे। सामान्य जनसंख्या प्रदेश मतलब यहाँ पे जनसंख्या रहने, यहाँ की जो परिस्थितियां, यहाँ क्लाइमेट है, यहाँ का जलवायु है, वो मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर क्या है कि अफ्रीका में तांबे की खाने मिली है, अफ्रीका में क्या मिली है, तांबे की खाने मिली है, और ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने मिली है। इस कारण यहाँ पे लोग लगातार आने लगे और यहाँ पे जनसंख्या दबाव बढ़ने लग गया। तो यहाँ पर अब तांबे की उपलब्धता और सोने की खानों के कारण यहाँ पे जनसंख्या विस्तार हुआ है। तीसरा है विरल जनसंख्या प्रदेश। तीसरा क्या है, विरल जनसंख्या प्रदेश। इन प्रदेशों का क्षेत्रफल 70% से अधिक है, यानी यहाँ पे भूभाग, इन प्रदेशों का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे जनसंख्या तो कम है लेकिन भूभाग क्या है, अत्यधिक है। यानी भूमि बहुत सारी पड़ी है लेकिन यहाँ पे रहने योग्य क्या नहीं है, लोग नहीं है, क्योंकि एक भूमि ही काफी नहीं है लोगों के रहने की। जैसलमेर में बहुत सारी भूमि पड़ी है लेकिन वहां पे जनसंख्या राजस्थान से कम क्यों निवास करती है, क्योंकि जमीन ही काफी नहीं रहने के लिए। वहां पे सभी सुख सुविधा, गाड़ी मोटर की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, रोजगार की सुविधा, ये सब सुख, शिक्षा वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तभी वहां पर जनसंख्या निवास करती है, अन्यथा निवास नहीं करती। तो यहाँ पे उच्चाउच है, पठार है, भूभाग है, मरुस्थल पड़े, इसका यहाँ पे जनसंख्या विरल मात्रा में, कम मात्रा में निवास करती है। चौथा में जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या न के बराबर निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे कठोर जलवायु है, मरुस्थल पड़े हैं, भूभाग पड़े हैं, पहाड़े हैं, पठार है, इस कारण यहाँ पे जनसंख्या निवास कम करती है। तो वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में सघन, सामान्य, विरल और अति निम्न। तो ये हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करते हैं आगे हम चर्चा का जनसंख्या का टॉपिक है भारत में जनसंख्या की अवस्थाएं, प्रावस्थाएं हम बात करें। अब देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब जनसंख्या में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। धनात्मक वृद्धि भी हो सकती है, ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है। धनात्मक वृद्धि कब होती है, जब लोग जन्मते ज्यादा और मरते कम, तो धनात्मक होगी। ऋणात्मक कब होती है, जब मरते ज्यादा और जन्मते कम। तो जनसंख्या वृद्धि की, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, जो 22 जून को लगने वाली है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो इसमें पहली जो अवस्था है, इसमें इन टोटल इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। तो मंद वृद्धि का काल, पहला है मंद वृद्धि का काल, 1901 से लेकर 1921 तक। दूसरा है स्थिर वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल, ये 1921 से लेकर 1951 के मध्य। दूसरा है स्थिर वृद्धि का काल। तीसरे की हम बात करें तीव्र वृद्धि का काल, उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर 1981। चौथे की हम बात करें घटती वृद्धि का काल, 1981 से लेकर 2011 तक। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, पहला है भारत में जनसंख्या,
तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख रूप से 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहला है मंदवृद्धि का काल। कौन सा है मंदवृद्धि का काल? ये रहा 1901 से लेकर 1921 तक। 1901 से लेकर 1921 तक रहा। इसमें देश की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार क्या थी? धीमी थी, क्योंकि इसमें अकाल महामारी सर्वाधिक मात्रा में थे। यहाँ पे सुख सुविधाएं क्या थी? कमी थी। अकाल महामारियां, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर होती थी, क्योंकि इसमें जितने लोग मरते उतने ही मर जाते। जिस कारण मंदवृद्धि का मतलब न जनसंख्या बढ़ती न घटती, जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही थी, मंद था, स्थिर। यानी लोग जितने जितने जन्मते जन्मते, लेकिन वो सभी बीमारी के कारण सभी भेड़ चढ़ जाती, महामारी आती, अकाल आते, लोग खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता, इस कारण लोग भूख के मारे मर जाते। लोग कई प्रकार की बीमारियां हो जाती, मलेरिया वगैरह वो सारी बीमारियां होती, वो क्या होती? महामारी का रूप ले लेती, उससे कारण क्या होते? लोग मर जाते। तो यहाँ पे अकाल महामारियों का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में बढ़ता, जिस कारण लोग मर जाते। दूसरा है स्थिर वृद्धि का काल, जिसे 1981 स्थिर वृद्धि का काल 1921 को भारतीय 1981 का। दूसरा है वर्ष 2021 को भारतीय जनसंख्या विकास का एक महान जनांकी विभाजक भी काल भी कहा जाता है। यानी 1921 के काल को महान जनांकी विभाजन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1921 के काल किस नाम से 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि 1921 का काल भारत का महान जनांकी विभाजन काल कहलाता है। इसका प्रमुख कारण अकाल व महामारी पर नियंत्रण होने के कारण मृत्यु दर में क्या हुई? कमी है, और जन्म दर में क्या हुई? वृद्धि होगी। दूसरा है कि स्थिर वृद्धि का काल, यहाँ पे जनसंख्या स्थिर होने लगी, यानी जितने जब जन्मते वो कम मरते, लगभग जनसंख्या न बढ़ रही थी न घट रही थी, लगभग स्थिर से रहने लगी। इसमें क्या है? सुख सुविधा में थोड़ा क्या होगा? विस्तार होने लगा। जन्म दर तो बढ़ने लगी, लेकिन मृत्यु दर में क्या होगी? गिरावट आई, लोग मरने क्या लगे? कम लगे। तो ये दूसरा स्थिर वृद्धि का काल कहलाया। तीव्र वृद्धि का काल वर्ष 1951 को द्वितीय, ये था प्रथम, वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकी विभाजक का काल भी कहा जाता है। 1921 को महान विभाजक काल कहा जाता है। 1951 को द्वितीय महान विभाजक का काल भी कहा जाता है। द्वितीय महान विभाजक काल 1951 का है। 1921 का जनांकी विभाजक काल स्थिर जनसंख्या क्या रही थी? स्थिर, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर क्या हो गई? कम हो गई, और मृत्यु दर में गिरावट होना क्या हो गया? कम हो गया। तीसरा है तीव्र वृद्धि का काल, ये रहा 1951 से लेकर 1981 के मध्य। 1951 से लेकर 1981 के मध्य, जिसे 1951 को द्वितीय जनांकी विभाजक काल भी कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे मृत्यु दर में बहुत कम गिरावट होने, लोग बहुत कम मरने लगे, और जन्म दर बढ़ने लगी, और जनसंख्या का विस्फोट हुआ। तो जनसंख्या विस्फोट क्या हुआ? इसी में हुआ, और जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में बढ़ने लगी, और यहाँ पर जनसंख्या गिरावट देखी गई, और जनसंख्या वृद्धि में भारी वृद्धि देखी गई। जनसंख्या जन्म दर में भारी वृद्धि देखी गई, जबकि मृत्यु दर में भारी गिरावट देखी गई। सुख सुविधाओं क्या हो गया? विस्तार हो गया, जिस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, और धीरे धीरे जनसंख्या मरना क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे सुख सुविधाओं क्या लिया? विस्तार कर लिया था। तो इसमें जनसंख्या का विस्फोट सर्वाधिक मात्रा में हुआ। चौथी हम बात करते हैं घटती वृद्धि का काल। चौथे हम बात करें घटती वृद्धि का काल, ये रहा 1951 से लेकर 1981 से लेकर 2011 तक। इसमें क्या जन्म दर में भी क्या होगी? धीरे धीरे कमी आने लगी, और मृत्यु दर में भी कमी आने लगी, क्योंकि लोग क्या हो गए? धीरे धीरे जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए। तो ये है आपका चौथा घटती वृद्धि का काल। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं कितनी है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं मंद वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल। तो 4 अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि कितनी अवस्थाएं हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख रूप से, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं प्रमुख रूप से 4 अवस्थाएं हैं।
मंदवर्धीय काल, स्थिर वर्धीय काल। ये क्या है, भारत में जनसंख्या की प्रमुख रूप से 4 अवस्थाएं हैं। एक प्रश्न राजस्थान के बारे में जनसंख्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं। ये जो 21 से लेकर तो 25 पार्ट है, उनमें राजस्थान के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जनसंख्या की कितनी अवस्थाएं हैं। यह प्रश्न राजस्थान के बारे में शायद आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं, वो भी आपको बताया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि काल। भारत में 4 थे अवस्थाएं, इसमें 3 काल जनसंख्या वृद्धि काल है। कितने समय में जनसंख्या बढ़ी। पहले धीमावर्धीय काल, ये रहा 1901 से लेकर 1941 तक। राजस्थान में पहला धीमावर्धी का काल, ये रहा 1901 से लेकर 1941 के मध्य। इसमें क्या हुआ कि अकाल महामारी सर्वाधिक मात्रा में थी। जितने लोग जन्मते उतने ही मर जाते। अकाल महामारी यहाँ है, भूखमरी सर्वाधिक मात्रा में थी, जिसके कारण क्या होता है, जितने लोग जन्मते उतने ही मर जाते। आगे बढ़ा है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, ये रहा 1941 से लेकर 1971 के मध्य। इसमें क्या सुख सुविधाओं में क्या हो गई, विस्तार होने लगी। तो जनसंख्या धीरे 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 क्या हो गई, मरना कम हो, जनसंख्या मरना, मृत्यु दर में क्या होगी, गिरावटें आ गई। और जनसंख्या जन्म दर भी थोड़ी कम हो गई, इस कारण जनसंख्या रही मध्यम ही रही, इसमें सुख सुविधाओं के स्वभाव के कारण। तीसरा है तीव्र वृद्धि का काल 1971 के बाद। इस टाइम क्या गाँव में भी सुख सुविधाओं का विस्तार होने लगा, शिक्षा का विस्तार होने लगा। तो इस कारण जनसंख्या मरना तो कम हो गई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि रफ्तार उसी हुई, क्योंकि इसमें बाल विवाह गाँव में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अंधविश्वास फिर भी था, इस कारण जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि 3 काल है, धीमावर्धीय काल, मध्यम वर्धीय काल और तीव्र वृद्धि का काल। जनसंख्या वृद्धि कारण किस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है, आपको सबको पता है। इसमें कहने की क्या बात है। पहला मृत्यु दर में गिरावट, यानी इसमें क्या है कि मृत्यु दर में गिरावट कम हो गई, धीरे धीरे सुख सुविधाओं का विस्तार होने लगा। तो मरने वाले व्यक्ति को बचाया जाने, या कैंसर कितनी बीमार थी उसके कारण मरते थे लोग, लेकिन आज कैंसर से भी कई व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। जैसे युवराज सिंह है, बहुत सारे आदमी है, वीडियो एक्टर्स है, वो क्या आते कैंसर की बीमारी से भी क्या हो रहे हैं, ठीक होने लगे। तो सुख सुविधाओं स्वभाव के कारण मृत्यु दर में क्या गिरावट आने लगी और जन्म दर बढ़ने लगे, तो जिस कारण जनसंख्या बढ़ने लगी। औद्योगिक विकास, उद्योगों में लोगों क्या मिलने लगे, रोजगार मिलने लगा। पहले कई लोगों को तो रोजगार नहीं मिलता, तो आत्महत्या करके लोग मर जाते, और कई अकाल महामारी की चपेट में आ जाते, तो भूखमरी से मर जाते। लेकिन आजकल वर्तमान में सभी लोगों को मिलने लगे रोजगार मिलेगा, जिस कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तीसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। अनिश्चित आपूर्ति यानी सभी खाद्यान्न, जो गेहूं वगैरह है, जो भी खाने की सामग्री है, वो अनिश्चित रूप से मिल रही है, तो लोग मरेंगे कहाँ पर। जैसे अपने राजस्थान सरकार में कोरोना का टाइम चल रहा, तो राजस्थान सरकार ने पहले 25 किलो एक व्यक्ति के 5 किलो गेहूं मिलते थे आजकल, लेकिन आजकल 10 किलो कर दिए एक महीने में। तो गेहूं भी डबल कर दिए, लोगों को खाने के लिए दबादब मिल रहा है, तो लोग मरेंगे कहाँ से, जनसंख्या वृद्धि होगी। इस कारण जनसंख्या लगातार वृद्धि होने लगी। अशिक्षा, लोग अशिक्षित है, पहले वो लोग अशिक्षित होते और जितने लगातार जनसंख्या वृद्धि करते चले जाते, 1 8 10 होते थे। तो ये क्या थी, अशिक्षा के कारण था, लोग शिक्षित नहीं थे, बड़े परिवार को महत्व देते थे कि जितने लोग ज्यादा देंगे उतने ज्यादा कमाएंगे। लेकिन आजकल एकल परिवार को महत्व देते, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई है। इस कारण शांति और सुरक्षा, सब आराम से घर पर शांति सुरक्षा, उनको को मारने वाला है नहीं, तो जनसंख्या बढ़ेगी। पहले कई लोग युद्ध वगैरह में से मर जाते, पकड़ के ले लोग इससे मर जाते, बीमारी से मर जाते कई लोग, लेकिन आजकल वर्तमान में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी आरामदायक वस्तुएं बना दी, मनुष्य बनाने के लिए विलासिता की वस्तुएं बना दी, जिस कारण लोग मरना कम हो गए, आराम सुख सुविधा से रहते। बाल विवाह, गाँव में आज भी बाल विवाह किया जाता है, जिस कारण जल्दी विवाह कर देते हैं, छोटी सी उम्र में संतानोत्पत्ति हो जाती है, जिस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती है। बाल विवाह भी सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। अब जनसंख्या वृद्धि तो हो गई, हमें जनसंख्या वृद्धि को हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन ज्यादा जहां पर जनसंख्या रहेगी वो सबसे बड़ा बेरोजगारी। जैसे भारत में बेरोजगारी क्यों है,
कि भारत में जनसंख्या क्या है, अत्यधिक। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितने हम सभी लोगों को रोजगार मिले। हमारे लोग विदेश क्यों जाते कमाने, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है। अब कई लोग हैं कि सर चीन में भी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहाँ पे लोगों, क्योंकि वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी तकनीक के मामले में वो आगे, इस कारण वहाँ पे लोगों को क्या, चीन ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर दिया। एक ही बच्चा वहाँ पर, दूसरे को मार दिया जाता है, इस कारण वो धीरे धीरे कम हो। लेकिन आने वाले 36 वर्षों में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है 125 से बढ़कर 2 गुनी होती है, 125 करोड़ से होकर 2 गुनी 250 करोड़ पहुंच जाएगी। तो ये क्या है, अनुमान है, और ऐसा होगा जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय कर निरुत्साहन, यानी जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम है, कर निरुत्साहन है, लोगों को जागरूक उत्पन्न करना, यानी कर होते कई प्रकार के, पहले उनमें छूट प्रदान करना, तो उनमें क्या कई कर लगाए जाते, तो उसमें क्या होता है, कई व्यक्ति बहुत सारे आदमी के ज्यादा काम करती रावण चुका देशी भी, तो उनकी धीरे धीरे कमी करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करना, परिवार कल्याण के, छोटा परिवार को, सुखी परिवार के बारे में लोगों को जानना, टीवी के माध्यम से, स्टूडेंटों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करना, यानी गाँव में ज्यादा लोगों को बताना कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिला पाएंगे, इन सब में उत्पन्न करना। बाल विवाह पर, गाँव में लगातार बाल विवाह हो रहे हैं, उन पर हो गए लगाना, लेकिन आजकल वर्तमान ज्यादा बाल लड़कियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लिंगानुपात धीरे गिरावट आ रही है, क्योंकि लोग दहेज के कारण मार रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बहुत सारी अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा पता लगाया जा रहा है, जिस कारण भी लड़कियों की संख्या कम होती लगातार, आज जिस कारण क्या हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे, लोगों का शादी वगैरह टाइम पर नहीं होती, इस कारण बाल विवाह ज्यादा होते हैं। तो आपको बाल विवाह रोक लगाना चाहिए। कृषि में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें उत्पादित करना चाहिए, जैसे जनसंख्या अल्पबस्ती क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे पड़े हैं जहाँ पर जनसंख्या है नहीं, खाली पड़ी, जैसे मुंबई है, मुंबई पे लगातार लोग मुंबई को बाढ़ के आरती राजधानी, क्योंकि वहाँ पैसे है, और वहाँ पे जनसंख्या पहले से ज्यादा है, और वहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इस कारण ये जनसंख्या वृद्धि, इन सभी से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि की समस्या, क्या समस्या आएगी हमारे सामने, जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या आएगी, हमारे पास लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्या प्रभाव, सीमित, हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है, संसाधन सीमित है, लेकिन लोग असीमित, तो हम रोजगार कैसे दे पाएंगे, और ये क्या है, समस्याएं हैं, भयानक वृद्धि है, कई अल्पबस्ती क्षेत्रों में निराशा, जैसे कहीं तो जनसंख्या संकेंद्रण सर्वाधिक मात्रा में, जिनसे कई जगह ज्यादा है और कई जगह कम है, तो वो भी सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है वहां से कम जनसंख्या वहां पर पलायन करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या संयुक्त परिवार होते थे, ये भी सबसे बड़ी समस्या थी पहले, तो इनको भी हमें एकल परिवार में परिवर्तित करना चाहिए, ताकि जनसंख्या में क्या हो, कमी हो। जितनी जनसंख्या कम होगी उतना ही सभी सुख सुविधाएं ज्यादा मिलेगी। तो ये था जनसंख्या पार्ट। तो हमने जनसंख्या के बारे में 3, 4, 5 क्लासों में जनसंख्या के बारे में चर्चा की। हमने 3, 4 पार्ट थे जनसंख्या के अपने बुक में, वो सभी निपटा लिए हैं। 4 पार्ट थे जनसंख्या, वो सभी जनसंख्या पार्ट पूरे हो गए। आगे हम चर्चा करेंगे साक्षरता के बारे में, फिर प्रवास के बारे में हम चर्चा करेंगे, बस्तियों के बारे में, फिर हमें सुएज नहर, पनामा नहर, परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।